हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बुक फॉर भारत में। आज सभी हम लोग जानने वाले हैं कि जो हमारे भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे, उनकी कुछ अच्छाइयाँ के बारे में जानेंगे कि उन्होंने अपने मंत्री रहते हुए कौन कौन से अच्छे डिसीजन लिए हैं हमारे देश के लिए, जिनसे हम सभी का लाभ हुआ है। ठीक है, कुछ कह सकते हैं कि हमारा लाभ हुआ है और कुछ नुकसान भी हुआ है। अभी तो हम सभी जान रहे हैं कि उनका इस्तीफा लिया गया है। क्यों लिया गया है ये आप सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी इससे अच्छे तरीके से अवगत है आप सभी। लेकिन हम आज चर्चा करेंगे केवल इनके कुछ अच्छाइयाँ के बारे में जो इन्होंने अच्छे काम किए हैं हमारे देश के लिए। यदि वो उनको अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो वो बहुत ही अच्छा काम होगा अगर वो सक्सेस होता है तो। ठीक है, तो आप सभी देख रहे होंगे कि ये कौन है। ये हमारे भारत के शिक्षा मंत्री थे, अभी है नहीं। ये पूर्व में थे बट अभी है नहीं फिलहाल। ठीक है, इनका रेजिग्नेशन हो गया है पूरी तरह से। देखिए, हम जानने वाले हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री के रूप में लिए गए कुछ सकारात्मक निर्णय हैं। ठीक है, यानी कि कुछ हमारे हित में लिए गए निर्णय हैं, कुछ पॉजिटिव निर्णय इन्होंने लिए हैं, डिसीजन लिए हैं। कौन कौन से लिए हैं? तो सबसे पहला हमारा क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। ठीक है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है हमारा 2020, इसका क्या किए हैं, ये क्रियान्वयन किए हुए हैं। ठीक है, फिर आपका सेकेंड में क्या है, डिजिटल शिक्षा में सुधार किए हैं। ठीक है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको डिजिटलाइजेशन करने का काम किए हैं। फिर इन्होंने क्या किया है, आईआईटी और ट्रिपल आईटी और डबल आईएम का इन्होंने विस्तार किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है हमारा राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का, यानी कि एनसीआरएफ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, इसमें भी इन्होंने क्या किया है, सकारात्मक निर्णय लिया है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है कि भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दिया है इन्होंने। जो हमारा अपना कंट्री है, जो हमारा भारत देश है, इसके जो लैंग्वेज है, बहुत प्रकार के लैंग्वेज है। भारत देश में एक लैंग्वेज नहीं बोला जाता है। जैसे मान लेते हैं कहीं भोजपुरी है, कहीं हिंदी है, कहीं तमिल है, कहीं कन्नड़ है, कहीं पंजाबी है, कहीं हरियाणवी बोला जा रहा है। ठीक है, कहीं पहाड़ी भाषा बोला जा रहा है। तो सब जगह का अलग अलग भाषा है। तो उन सारे भाषा में अब हम लोग क्या करेंगे, अपने गांव में, अपने समाज में लोगों को एजुकेशन दे पाएंगे। ये डिसीजन किसने लिया है? ये डिसीजन हमारे धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, इन्होंने ही लिया है। ठीक है, तो हम आज केवल इस पार्ट में जानने वाले हैं। एक पार्ट में हम लोग और जानेंगे, ये पार्ट 2 में जानेंगे कि जो हमारा एनटीए और प्रवेश परीक्षाओं में सुधार है। ठीक है, फिर हम लोग जो जानेंगे कि स्किल इंडिया और रोजगार के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ जिसको बोलते हैं। फिर हम लोग जानेंगे कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अनुमति कैसे मिला है। फिर हम लोग जानेंगे कि पीएम श्री स्कूल के बारे में जानेंगे। ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। आज हम केवल एनईपी 2020 के बारे में बताने वाले हैं, जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। केवल हम आज उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट इज द एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, इसमें एक कोड होता है हमारा, आप सभी जानते होंगे ये कौन सा कोड होता है। एक हमारा इसमें कोड होता है, इस कोड को बोलते हैं हम 5+3+3+4। ठीक है, ये एक कोड होता है हमारा, 5 3 3 और 4, ये कोड होता है हमारा। हम इस कोड के बारे में सबसे पहले हम जानकारी लेंगे। हम ये जान लेते हैं सबसे पहले कि हम लोग एनईपी 2020 में क्या क्या जानेंगे हम लोग। तो एनईपी 2020 में हम सबसे पहले जानते हैं कि ये कोड हमारा क्या होता है। फिर हम लोग जानते हैं इसमें कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम क्या होता है हमारा। ठीक है, ये हमारा एक छोटा छोटा टॉपिक हो जाएगा। फिर हमारा है एबीसी, इसको बोलते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, जो अभी हाल ही फिलहाल में आप कहीं भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपसे एक एबीसी क्रेडिट, ये एबीसी आपसे कार्ड एक बनवाया जाता होगा। ठीक है, आप कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी ग्रेजुएशन में हो तो आपको ये लगता होगा एबीसी कार्ड। ठीक है, आप सभी को मालूम होगा। फिर एक हमारा है कौशल आधारित शिक्षा। फिर हमारा एक मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा, जो हमारा मातृभाषा है उसी में हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग का जो हमारा एजुकेशन होगा, प्रारंभिक एजुकेशन, हम लोग उसको वहाँ से ग्रहण करेंगे हम वहाँ से। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं ये कोड के बारे में। ये जो हमारा 5334 है, ये कोड क्या है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमारा इस कोड का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा 5 कोड है सबसे पहले, ठीक है, ये हमारा 5 कोड है, और फिर हमारा यहाँ पे 3 है, फिर 3 है, और फिर क्या है यहाँ पे आपका 4 है। ठीक है, ये जो हमारा 5 है ये फाउंडेशनल स्टेज है हमारा। ठीक है, पहले क्या होता था हमारा, पहले हमारा जो पॉलिसी था एजुकेशन सिस्टम का, हमें क्यों लाना पड़ा एनईपी 2020,
जो पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम होता था उसमें क्या होता था कि जो 3 से 6 साल के बच्चे होते थे, जो 3 से 6 ईयर्स के बच्चे होते थे, वर्ष के, जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे होते थे उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। वो 6 वर्ष के बाद में पढ़ाई शुरू करते थे, ठीक है। यानी कि उनको प्री स्कूल का शिक्षा का मान्यता नहीं था, उनको हिस्सा नहीं माना जाता था, ऐसे आप बोल सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि अभी जो आपका फाउंडेशनल स्टेज है, ठीक है, जो अभी आपका फाउंडेशनल स्टेज है, आप सभी को दिख रहा है ना अच्छे से? ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से लाइटिंग की वजह से हो सकता है कि ये वाइट हो तो नहीं दिख रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बोलेंगे तो आप समझेंगे उस चीज़ों को। यहाँ पे समझने से मतलब है हम लोग को केवल, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, ये जो प्रीवियस एकेडमी स्ट्रक्चर था, प्रीवियस एकेडमी स्ट्रक्चर में क्या होता था हमारा, जो 1 से 6 साल, मतलब जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो हमारा होते थे, ये उनका टाइम बर्बाद हो जाता था, अच्छे से उनका टाइम बर्बाद हो जाता था, ठीक है। तो ये देखिए, ये प्रीवियस ईयर्स के बच्चे थे, इनका हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये तो दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे होते थे, इनका प्री स्कूल का शिक्षा का औपचारिक हिस्सा नहीं माना जाता था, ठीक है। लेकिन जो 6 से 16 वर्ष के बच्चे थे, इस टाइम ये क्या करते थे, 10th करते थे, और 16 से 18 वर्ष के बीच में ये क्या करते थे, 12 करते थे, ठीक है। ये हमारा कौन सा एजुकेशन पॉलिसी है, ये प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी है, ये जो प्रीवियस एकेडमी स्ट्रक्चर है हमारा, यानी कि जो पहले हम लोग का पढ़ाई होता था वो इस बेस पे होता था हमारा, ठीक है। कि आप 3 से 6 साल तक कुछ नहीं किए, और जब 6 वर्ष से आप ज़्यादा है, यानी कि 6 से 16 वर्ष के बीच में आप क्या हुए, 10th तक का पढ़ाई किए आप, ठीक है। यानी कि 6 से नर्सरी पढ़े आप, प्री स्कूल पढ़े, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके आप 16 साल तक जब हुए तो 10th क्लास तक पढ़ाई किए। फिर 16 से 18 साल के बीच में 2 वर्ष का कोर्स किए हम 12th, कॉमन यही पढ़ाई होता था, यही पढ़ाई हम लोग बच्चे में करते थे ऐसे। लेकिन अब इस सिस्टम को फेल कर दिया गया है अभी, लेकिन ये लागू है कहीं कहीं स्टेट में। जो हम बता रहे हैं एन ई पी 2020, ये सॉरी, जो एन ई पी हम बता रहे हैं, ये आपका ऐसा नहीं है कि अभी सारे स्टेट में लागू हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी कुछ स्टेट में लागू हैं और कुछ स्टेट में अभी ये लागू नहीं है। यानी कि अभी इसको ग्राउंड लेवल पे उतारना अभी बहुत कठिन काम है, अभी उतारना बाकी है, लेकिन इसको पॉसिबल किया जाएगा, धीरे धीरे उतारा जाएगा ग्राउंड लेवल पे। लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या है हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये तो समझ गए आप लोग कि ये हमारा क्या है, ये प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर था। लेकिन जो हमारा न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है, जो अभी लॉन्च किया है हमारा एन, वो क्या है हमारा, वो 5 3 और 3 और 4 के कोड में है, ठीक है। तो जो हमारा पहला 5 वर्ष है बच्चा लोगों का, ठीक है, उसमें क्या होगा, वो पहला 3 वर्ष प्री स्कूल में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। पहला जो 3 वर्ष उनका होगा, यानी कि 3 से 6 वर्ष के बीच में मान लेते हैं, ये 3 से 6 वर्ष के बीच में इनका पहला पढ़ाई होगा, ठीक है। ये 3 से 6 वर्ष के बीच में ये कहाँ पढ़ेंगे, प्री स्कूल में पढ़ेंगे। फिर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, 6 से 8 वर्ष के बीच में ये किसे में पढ़ेंगे, ये 6 से 8 वर्ष, 2 वर्ष के बीच में ये 1 2 पढ़ेंगे। यानी कि देखा जाए तो इनका यहाँ पे 3 से 6 साल के बीच में भी इनका क्या हो रहा है, पढ़ाई कंप्लीट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 3 से 6 वर्ष के बीच में नहीं कंप्लीट हो रहा था प्रीवियस एकेडमिक में। इसी को अपडेट करके हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाए हैं कि बच्चा 3 साल से ही क्या हो जाएगा, कुछ सीखने लगेगा अपने ज़िंदगी में। इससे हमको यही बेनिफिट हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, फिर हमारा नेक्स्ट है आपका कि जो हमारा यहाँ तो बच्चा 6 से 8 तक पढ़ लेगा आपका, ठीक है, ये 2 वर्ष में। ये 6 से 2 वर्ष में नहीं, यहाँ पे 1 2 पढ़ेगा, ये 6 से 8 वर्ष के बीच में, ठीक है। फिर आपका 8 से 11 के बीच में आपका क्या पढ़ेगा, 8 3 11 और 3 2 6 क्लास तक पढ़ लेगा आपका यहाँ पे बच्चा। 3 से 6 वर्ग तक पढ़ लेगा, यानी 3rd क्लास से 6th क्लास तक पढ़ लेगा आपका बच्चा।
ठीक है। तो ये आप समझ गए कि बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है। ये हमारा जो बच्चा यहाँ पे 3 से 8 वर्ष तक था, ये क्या किया है, ये हमारा जो पहला फाउंडेशन क्लास था, फाउंडेशन स्टेज था 5 वर्ष का, इसमें बच्चा कहाँ तक पढ़ लिया है, इसमें आपका बच्चा पढ़ लिया है कहाँ तक, 1 2 पढ़ लिया, यहाँ तक 2 क्लास तक पढ़ लिया। फिर बच्चा जब 3 में जाएगा, मतलब थर्ड एज में, यानी कि उसका एज हो जाएगा आपका 8 से 11 साल। ये 8 से 11 साल के जब एज में जाएगा 3 साल, तो वो कहाँ से पढ़ लेगा, 3 से 5 क्लास तक पढ़ लेगा। ठीक है। फिर आपका बच्चा यहाँ पे 11 से 14 साल का जब होगा, तो वो बच्चा 6 से 8 तक का क्या होगा, पढ़ लेगा। फिर जब आपका यहाँ पे बच्चा 14 से 18 साल के बीच में जाएगा, तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, क्लास 9 to 12 तक कंप्लीट कर लेगा। ठीक है। इससे ये सीखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे 18 साल तक मैक्सिमम आप ले सकते हैं, और इस टाइम तक आपका क्या हो रहा है, 12 से यहाँ तक भी कंप्लीट हो रहा है, और वहाँ पे भी क्या हो रहा है, 12 कंप्लीट हो जा रहा है। लेकिन डिफरेंस यही है कि जो हमारा यहाँ पे प्री स्कूल के टाइमिंग में जो 3 से 6 वर्ष का टाइम होता था, वो इसमें क्या होता था, हमारा टाइम बर्बाद होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये सेव हो जा रहा है। ये आपका क्या होगा, प्री स्कूल में आपका काउंट हो जा रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो यही कोड का मतलब है। ठीक है। ये डिनोट कर रहा है, कहीं भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, 533+4। ठीक है। तो ये इसका मतलब आपको क्या होगा, बताना पड़ेगा आपको। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं फाउंडेशन स्टेज के बारे में। ठीक है। जो हमारा फाउंडेशन स्टेज कहलाता है 5 वर्ष का ये होता है। ठीक है। फाउंडेशन जो हमारा है, फाउंडेशन जो स्टेज, वो हमारा 5 वर्ष का कहलाता है। ठीक है। 5 वर्ष का कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, 5 वर्ष का कहलाता है। ठीक है। एक हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, 3 से 6 वर्ष के बीच में। ठीक है। ये आपका वर्ष को डिनोट कर रहा है। 3 से 6 वर्ष के बीच में आपका 3 साल हो गया, और 6 से 8 के बीच में कितना हो गया, 2 वर्ष हो गया। ठीक है। तो यही हमारा फाउंडेशन क्या कहला रहा है, 5 वर्ष का कहला रहा है। और पहले हमारा यही काउंट नहीं होता था। तो ये आयु आपका है 3 से 8 वर्ष के बीच में। ठीक है। ये आपका टोटल देखा जाए तो कितना हो जा रहा है, 3 से 8 वर्ष के बीच में हो जा रहा है। ठीक है। तो यही बोल रहा है कि 3 वर्ष प्री स्कूल, आंगनबाड़ी, नर्सरी, LKG, UKG, कक्षा 1 और 2, ये सब कहाँ तक पढ़ लेंगे आप, कितने साल की उम्र में, 5 साल में कंप्लीट कर लेंगे आप। इसका उद्देश्य क्या है, भाषा सीखना है, और संख्याओं की क्या करना है, हमें समझ करना है। फिर हमें क्या करना है, खेल आधारित शिक्षा देना है, कहानी, चित्र, गीत और गतिविधियों से क्या करना है, हमें सीखना है। फिर जो हमारा मुख्य विशेषता है वो क्या है कि रटने पर नहीं, समझ पर हमें जोर देना है। फिर हमें क्या करना है कि मातृभाषा, स्थानीय भाषा में शिक्षा को प्रोत्साहन देना है। फिर बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास पर भी क्या करना है, ध्यान देना है। पढ़ाई केवल हमारा किताब ही कीड़ा नहीं बनना है, हमें मानसिक रूप से भी क्या करना है, विकसित करना है, डेवलप करना है, और सामाजिक रूप से भी हमको अपने आप में क्या करना है, डेवलप करना है। ऐसा नहीं है कि केवल बुक को पढ़ लिए, एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, या एक क्वेश्चन को रट लिए तो हमारा पढ़ाई कंप्लीट हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ाई का मतलब होता है कि यदि हम कोई भी चीज़ ऐसा पढ़ते हैं तो अपने आप को क्या करें, जज कर पाएँ कि हम अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं कुछ भी, या खुद के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो अपने पढ़ाई को आप ग्राउंड लेवल पर भी क्या करते हैं, उतारते हैं। ठीक है। तो वहीं कह रहा है कि बच्चों की इससे हमें क्या होगा, मानसिक और सामाजिक विकास होगा। ठीक है। ये 5 वर्ष का इसीलिए फाउंडेशन क्लास दिया जा रहा है, ताकि बच्चे का माइंड डेवलप हो। ठीक है। सोचने की क्षमता बढ़े उन्हें। फिर देखिए, जो हमारा आयु 8 से 11 वर्ष है। ठीक है। तो ये क्या है, हमारा प्री पेरेटरी स्टेज है हमारा, कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। ठीक है। 5 वर्ष हमारा कंप्लीट हो गया, ये 5 वर्ष हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर क्या आएगा हमारा, 3 आएगा। फिर क्या आएगा हमारा, 4 आएगा। ठीक है। तो ये 3 में क्या है कि हम कक्षा 3 पढ़ते हैं, 4, 5 यानी क्लास 3, 4, 5 पढ़ते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, हमें पढ़ना, लिखना और गणित की मजबूत नींव रखना। फिर विज्ञान, कला और सामाजिक विज्ञान का हमें परिचय देना। इसका मुख्य विशेषता क्या है कि जो हमारा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। फिर जो हमारा प्रोजेक्ट और समूह कार्य होगा उसको करेंगे। फिर जिज्ञासा विकसित करना कि हमें पढ़ाई क्यों करना है, इस टाइप पे हमें जोर देना है। ठीक है। इसके लिए सरकार बहुत से प्रकार से क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, डिजिटल रूप से हो, जैसे भी हो, वो आपसे कनेक्ट हो पाए, आपको जिज्ञासा पैदा किया जाए, विकसित किया जाए, ताकि आप अच्छे से क्या करें, पढ़ाई कर सके। ये हमारा 2 ठो कंप्लीट हो गया, 5, 3, और फिर एक आता है 3 वर्ष का। फिर 3 वर्ष का कब आता है हमारा, 11 से 14 वर्ष के बीच में। इसमें कौन कौन सी कक्षा की पढ़ाई होगी आपकी, तो इसमें कक्षा 6 और कक्षा 7 और कक्षा 8 की पढ़ाई होगी। इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा आपका
विषयों की क्या करना है, हमें गहरी समझ पे मतलब फोकस करना है। फिर हमें तार्किक सोच बनाना है इस क्लास में जब आ जाएंगे हम 6 7 8 में। तो फिर हमें क्या करना है, समस्या समाधान पे क्या करना है, जोर देना है। इसका मुख्य विशेषता क्या है कि कोडिंग का परिचय जहाँ पे उपलब्ध नहीं हो वहाँ पे देना। फिर क्या है कि वोकेशनल एजुकेशन को कौशल शिक्षा में मतलब बताना। फिर इंटर्नशिप के अवसर स्थानीय स्तर पे देना। फिर प्रयोगशाला आधारित शिक्षा, जो हमारा लेबोरेटरी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है, उस बेस पे हमें क्या करेंगे, 3 वर्ष का ये पढ़ाई कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। फिर इंटर्नशिप के अवसर पे भी स्थानीय स्तर पे, अभी इंटर्नशिप पे देख रहे होंगे आप लोग, सरकार बहुत जोर दिए हुए हैं। पहले क्या होता था कि टेक्निकल में ही केवल इंटर्नशिप किया जाता था, ठीक है। अभी इंटर्नशिप मतलब पहले बड़ा बड़ा जो लेवल का पढ़ाई होता था, जैसे मेडिकल में हो गया, इंजीनियरिंग में हो गया, अभी क्या है कि छोटा छोटा कोर्स में भी इंटर्नशिप का अवसर आपको मिल रहा है, ताकि आप क्या कर सके, एक्टिविटी सीख सके लेबोरेटरी से। फिर हम 5 पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए, फिर हम क्या पढ़ लिए, अब क्या हमें पढ़ना है, 4 वर्ष का पढ़ना है। ये वर्ष का हमारा डिनोट करता है, ठीक है। ये हमें किस चीज़ को डिनोट करता है, वर्ष को। पहले 5 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष, अब 4 वर्ष आया, ठीक है। तो अब 4 वर्ष में हम क्या कंप्लीट करते हैं, ये 14 से 18 वर्ष के बीच में, ठीक है। तो इसमें हम कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 कंप्लीट हम कर लेते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि विषय चुनने की अधिक स्वतंत्रता होना, यानी कि आप इसमें क्या करते हैं, अपने एक जिज्ञासा आपका जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा है, आप क्या करते हैं, उस सब्जेक्ट को स्वतंत्र रहते हैं सेलेक्ट करने के लिए। और इस टाइम क्या होता है, करियर की तैयारी हो जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, करियर की तैयारी करना, ठीक है। फिर क्या है हमारा क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें बच्चों को क्या होगी, हमें क्रिटिकल थिंकिंग पे जोड़ देंगे हम, ठीक है। इसका मुख्य विशेषता क्या है, तो इसका मुख्य विशेषता है आपका सोशल साइंस पे, मतलब कॉमर्स और आर्ट्स के बीच में कठोर विभाजन काम करने का प्रयास करना। इसलिए आप देखते होंगे कि जब बच्चा 11th में जाता है तो कोई स्पेशल क्या करता है, बायोलॉजी लेता है, ठीक है। कोई स्पेशल क्या करता है, मैथ लेता है। कोई स्पेशल क्या करता है, आर्ट्स लेता है। जैसे आर्ट्स में हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है, जियोग्राफी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा हमारा, पॉलिटी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है, बच्चा अपनी रुचि के अनुसार विषयों को संयोजन चुन सकता है, जहाँ संसाधन क्या हो, यह सुविधा देता है, ठीक है। बोर्ड परीक्षा को अधिक योग्यता आधारित बनाने पर क्या करना, जोर देना। यानी कि बोर्ड जो हमारा एग्जाम लेगा वो अधिक क्या होगा, योग्यता आधारित बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है, अभी सारे स्कूलों में प्रैक्टिकल भी कराने की ज़्यादा कोशिश कर रहा है, ठीक है, बच्चा सबको। तो यही हमारा है, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स के बीच में क्या करते हैं हम लोग, कठोर विभाजन काम करने का प्रयास करते हैं। ये 11th 12th में, यहाँ तक तो हमारी कॉमन पढ़ाई होती है, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये चारों में डिफरेंस समझ गए होंगे। 5 3 3 4 का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये हमारे शिक्षा मंत्री के धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। जो आज वो बहुत मतलब उन्होंने फेस किए हैं प्रॉब्लम को, जो नीट बच्चों सुसाइड किए हैं, इसके वजह से उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा है, ठीक है। लेकिन हम कुछ उनके अच्छाइयाँ को जान रहे हैं। जैसे कि देखिए, ये क्या है, पुरानी व्यवस्था है हमारा, ठीक है, पुरानी व्यवस्था है। और यहाँ पे क्या है, नई व्यवस्था है। वो अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल रहे हैं, तो आप यहाँ से क्या करते हैं, सुन सकते हैं। पुरानी व्यवस्था में हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा 10+2 है, ठीक है। फिर क्या है, हमारा पुरानी व्यवस्था में प्री स्कूल शामिल नहीं होता था, केवल डायरेक्ट क्या होता था, 10th करते थे बच्चे और 10+2 में आ जाते थे। फिर क्या है, हमारा रटने पर अधिक जोर दिया जाता था पुरानी व्यवस्था में। और फिर पुरानी व्यवस्था में क्या होता था, विषय बदलने की सीमित सुविधा थी, ठीक है। फिर हमारा क्या होता था, कम व्यवहारिक शिक्षा होता था। व्यवहारिक शिक्षा का मतलब है बिहेवियर एजुकेशन जो आपका होता था वो बहुत कम होता था। लेकिन जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है 2020 में, वो क्या है, वो एक कोड लाया है 5-3-3+4, 5-3-3-4 का कोड लाया है, जो हम बता दिए हैं कि शुरुआत में बच्चा 5 वर्ष क्या पढ़ाई करेगा, फिर शुरुआत में बच्चा 3 वर्ष क्या पढ़ाई करेगा, फिर उसके बाद 3 वर्ष क्या पढ़ाई करेगा, फिर उसके बाद 4 वर्ष बच्चा क्या पढ़ाई करेगा, ठीक है। और क्या क्या प्लान है उसका पढ़ने का, एक सीक्वेंस तरीका क्या क्या बनाया गया है, कैसे बनाया गया है, सरकार इसके लिए क्या कर रही है हम लोग के लिए, ये सारे प्लान हम बता दिए आप लोग को इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसमें हमें प्री स्कूल शामिल किया गया है, किसमें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और ओल्ड, ये पुरानी व्यवस्था में ऐसी सिस्टम नहीं थी, लेकिन नई व्यवस्था में शामिल किया गया है इसको। ये पहले व्यवस्था नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ और कौशल पर जोर दिया गया है, ठीक है। पहले क्या होता था कि बच्चा को केवल रटने पर अधिक जोर दिया गया था, लेकिन अब वैसे काम नहीं चलेगा। अब आपको समझ और कौशल को विकसित करना पड़ेगा, ठीक है।
अब आपको स्किल पे डिपेंड करेगा, आपको अंडरस्टैंड आप कितना उस चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं, इस पे डिपेंड करेगा। फिर आपको क्या किया गया है, सब्जेक्ट बदलने के लिए अधिक लचीलापन कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि सीमित सुविधा था, ठीक है, लेकिन अब वैसा नहीं है, अब फ्लेक्सिबल कर दिया है। फिर क्या है कि आपका जो स्किल है उस गतिविधि के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, शिक्षा देना है, लेना है, ठीक है। आपके स्किल के अकॉर्डिंग आप जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं उस स्किल से अकॉर्डिंग आप क्या करें, शिक्षा ले सकें। यही हमारा नई व्यवस्था है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग डिफरेंस समझ गए होंगे कि डिफरेंस क्या है दोनों में, पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था में, ठीक है। देखेंगे कि छात्रों को इससे संभावित लाभ हमारा क्या होगा। तो छात्रों को इससे संभावित लाभ हमारा होगा कि बचपन से क्या होगा, हमारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगा। फिर हमारा क्या होगा, सीखने का कम दबाव होगा और अधिक समझ की दबाव होगा, ठीक है। सीखने के कम दबाव और अधिक समझ है, ठीक है। फिर हमारा क्या है कि कौशल और रोजगार पर अधिक ध्यान है। जो आपका स्किल और जो आपका ये रोजगार है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जो बढ़ेगा रोजगार से, ये अधिक ध्यान इस पर बढ़ेगा, ठीक है। फिर स्थानीय भाषा में हम क्या करेंगे, पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। जो हमारा स्थानीय लोकल भाषा होगा, भोजपुरी है, कहीं का तमिल है, जो भी लैंग्वेज में आप बोल सके, कन्नड़ हो, पंजाबी हो, हरियाणवी हो, ठीक है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जहाँ पे आप जो भाषा बोल सकते हैं उस स्थानीय भाषा के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। और पहले क्या होता था कि आप केवल हिंदी में ही पढ़ते थे, नहीं तो इंग्लिश में पढ़ते थे। लेकिन अब आपको उर्दू में पढ़ना है, फारसी में पढ़ना है, जैसे पढ़ना है आप वैसे पढ़िए आप। फिर क्या है, रचनात्मक और नवाचार को बढ़ावा देना। फिर क्या है, हमारा विषय चुनने में अधिक लचीलापन। तो ये हमारा क्या है, छात्रों को इससे संभावित लाभ मिलेगा, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या आता है, ये हमारा खत्म हो गया, क्या कोड खत्म हो गया, 533 और 4 कोड हमारा खत्म हो गया। अब जो दूसरा टॉपिक है कि हम मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम के बारे में जानेंगे कि क्या होता है हमारा मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम, ठीक है। तो जो हमारा मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम होता है, ये पुरानी व्यवस्था में क्या होता है हमारा कि यदि कोई छात्र 3 या 4 साल की डिग्री के बीच में पढ़ाई अगर करता है तो सामान्यतः क्या करता है, उसे कोई डिग्री का प्रमाण पत्र नहीं मिलता है यदि वो छोड़ देता है पढ़ाई तो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर आप पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं तो भी आपको क्या मिलेगा, डिग्री उसका मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं कि कैसे मिलेगा, ठीक है। ये पुरानी व्यवस्था में होता था कि यदि कोई बच्चा क्या करता था कि 3 और 4 साल की डिग्री का पढ़ाई करता था बीच में बच्चा और उसको छोड़ देता था तो सामान्यतः उसे क्या होता था, कोई डिग्री या प्रमाण पत्र नहीं मिलता था। लेकिन अब इस सिस्टम को फेल कर दिया गया है, अब मिलेगा, अब से मिलेगा जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारा लॉन्च किया गया है, लागू किया गया है। अभी कुछ ही स्टेट में आपका ये सिस्टम लागू किया गया है, सारे स्टेट में अभी लागू नहीं किया गया है। इसलिए हो सकता है कि आप अलग अलग बच्चे के अगर स्टेट के देख रहे होंगे तो आप ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि आपके स्टेट में ये लागू हो चुका है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर क्या है, उसे फिर से शुरुआत से पढ़ाई करनी पड़ सकती थी। इससे पहले यही होता था कि अगर बीच में आप 2 साल ग्रेजुएशन में या 2 साल आप मतलब कहीं भी पढ़ाई किए और वहाँ से आप किसी कारणवश चले गए, पैसा के कमी के कारण चले गए या आपका तबीयत हेल्थ के कारण चले गए आप, तो आपका क्या होता था कि पूरा आपको फिर से शुरू से जाकर पढ़ना होता था। लेकिन अब वैसा नहीं होगा, जहाँ पे अब आप ख़त्म किए थे पढ़ाई अब वहीं से आपको शुरू करना पड़ेगा पढ़ाई। यही है क्या हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देखिए कि राहुल ने बीएससी में 2 साल पढ़ाई की। बीएससी का मतलब है कि ग्रेजुएशन में वो क्या किया, 2 साल का पढ़ाई किया और आर्थिक समस्या के कारण क्या किया, वो कॉलेज छोड़कर चला गया। तो पहले उसे कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं मिलता था, लेकिन अब उसे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब क्या होगा बता रहा है, उसी एग्जाम्पल का आप बता रहा है कि नई व्यवस्था के अनुसार छात्र अपनी पढ़ाई के विभिन्न चरणों पर अलग अलग योग्यताएं प्राप्त कर सकता है। जैसे 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम का उदाहरण हम समझते हैं कि 1 वर्ष अगर आप यदि इसमें पढ़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यदि आप इसका 2 वर्ष का पढ़ाई पूरा करते हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि आप इसमें 3 वर्ष का पढ़ाई करते हैं तो बैचलर्स डिग्री का कंप्लीट आपको मिल जाएगा। यदि आप इसमें 4 वर्ष का कंप्लीट करते हैं तो बैचलर डिग्री विथ ऑनर्स रिसर्चर का पेपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यदि आप मान लीजिए कि अभी क्या था पुराने सिस्टम में कि आप 3 साल लगा देते थे बीए करने में केवल, ठीक है, बीए करने में या बीएससी करने में आप केवल 3 वर्ष लगा देते थे, ठीक है, 3 साल लगा देते थे। बीए के बाद आप अगर एमए करते थे या कोई ऑनर्स पेपर ऐसा करते थे, ठीक है, या कोई ऐसा रिसर्च पेपर करते थे तो फिर उसमें आपका क्या होता था, 2 वर्ष लग जाता था। वो भी कोई गारंटी नहीं है कि ये 3 साल 2 साल में कंप्लीट ही हो जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पेपर को इस ईयर में कंप्लीट करते हैं कि नहीं, या किसी में प्रमोट करते हैं या किसी में फेल कर जाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अब क्या है कि यदि आप 1 साल ही कंप्लीट करते हैं, अगर यूजीसी का कोई ऐसा कार्यक्रम पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 1 साल का मेहनत का आपको फल मिल जाएगा। यदि आप 2 साल का पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका भी मेहनत का फल मिल जाएगा। पहले ये फल नहीं मिलता था, पहले आपको अगर 4 वर्ष का कोर्स है तो पूरा 4 वर्ष कंप्लीट करना पड़ता था। लेकिन अब ये सिस्टम नहीं है, यही है हमारा न्यू एजुकेशन का बेनिफिट। और इसे किसने लागू किया है, तो ये हमारे धर्मेंद्र प्रधान जो अभी रिजिग्नेशन का जो शिकार हुए हैं अभी, वहीं ये सब क्या किए हैं, लागू किए हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल
एक के कमी के कारण कोई सिस्टम में क्या होता है, प्रॉब्लम आता है, ठीक है। किसी एक को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। वो अलग बात है कि उनकी आलोचना पूरी दुनिया बोल सकते हैं कि पूरी दुनिया में हुई है, ठीक है। फिर देखिए हमारा क्या है, मल्टीपल एंट्री का आप मतलब समझते हैं हम, ठीक है, कि मल्टीपल एंट्री का मतलब क्या होता है। यदि छात्र किसी कारण से क्या करता है, पढ़ाई छोड़ देता है और बाद में क्या करता है, वह वापस आना चाहता है, तो वो वहीं से पढ़ाई जारी कर सकता है, बशर्ते उसके अर्जित क्रेडिट क्या हो, मान्य हो। जो उसका एबीसी क्रेडिट कार्ड था वो क्या हो, मान्य हो, जो क्रेडिट उसका हो मान्य हो, और संबंधित संस्थान के जो नियम है इसकी अनुमति दे। जो उसका संस्थान है उसके रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो, तो वो क्या होगा, परमिशन दे देगा कि आप वहीं से क्या कर सकते हैं, अपने पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। यदि मान लेते हैं कि आप 1 वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे, मतलब आपका कोर्स 4 वर्ष का था, और आप क्या किए कि 1 वर्ष पढ़ाई किए आप, ठीक है, 1 वर्ष बहुत अच्छे से आप पढ़ाई किए। हो सकता है आप किसी भी समस्या के कारण सेकेंड ईयर में आप नहीं कंप्लीट कर पाए, फिर आप क्या करते हैं कि 3 साल बाद आप आते हैं पढ़ाई करने, तो आप अगर आपका एबीसी क्रेडिट सही होगा तो आप फिर से सेकेंड ईयर कंप्लीट कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपका जो 1 ईयर्स पढ़ा हुआ है वो व्यर्थ चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये आपका बचा हुआ रहेगा। ये हमारा क्या है, मल्टीपल एंट्री का अर्थ है। फिर हम जानते हैं कि मल्टीपल एग्जिट का क्या अर्थ है। मल्टीपल एग्जिट का अर्थ है कि यदि छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ता है तो उसे उसकी पूरी की गई पढ़ाई के अनुसार उचित प्रमाण पत्र या डिग्री मिल सकती है। कब, जब वो बीच में क्या करता है, पढ़ाई छोड़ देता है। यदि 4 साल के कोर्स में आप 1 साल का कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको एक नॉर्मल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल का कंप्लीट करते हैं कोर्स तो आपको एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस टाइप से आपको क्या होगा, कंप्लीट आपको मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, डिफरेंस है इसमें। मान लेते हैं फिर एक और उदाहरण में समझते हैं कि आदित्य ने बीए में प्रवेश लिया, ठीक है। 1 साल पढ़ा और सर्टिफिकेट उसे मिल गया, फिर उसे क्या करेगा, वो नौकरी मिल गई तो वो क्या करता है, पढ़ाई छोड़ देता है। अक्सर बिहार में या कहीं भी हमारे भारत देश में यही होता है कि बच्चे क्या करते हैं, बीए में नाम लिखा लेते हैं और फिर पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, और साथ ही साथ वो क्या करते हैं, यूपीएससी का तैयारी करेंगे। साथ ही साथ वो क्या करेंगे कि यूपीएससी का तैयारी करेंगे या बीपीएससी का तैयारी करेंगे, या किसी भी पीएससी का वो तैयारी करते हैं, या आरआरबी का तैयारी करते हैं, ठीक है, या एसएससी का तैयारी करते हैं, या क्या करते हैं, वो बैंकिंग का तैयारी करते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा इसी कंपटीशन का एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, किसी भी डिफेंस का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, किसी भी डिफेंस का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। डिफेंस में आ जाएगा आपका आर्मी, पुलिस, दरोगा, जो भी डिफेंस, हर एक स्टेट का अलग अलग आपका पुलिस होगा, दरोगा होगा, ठीक है। और सेंट्रल लेवल में आपका फोर्स हो जाएगा कोई भी आर्मी, नेवी, ठीक है, आरएएफ, जो भी हो, दिस दैट। तो ये सारे क्या करते हैं कि इन सभी का पढ़ाई कंप्लीट करने लगते हैं जब हम बीए में एडमिशन लेते हैं उसके बाद में, ठीक है। लेकिन बीच में क्या होता है कि आपका नौकरी लग गया तो आप पढ़ाई छोड़कर चले जाएंगे, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 साल बाद आप उसने क्या किए, फिर कॉलेज में प्रवेश लिया, 3 साल बाद भी, तो आपका क्या होगा, पहले अर्जित क्रेडिट मान्य होने पर वो आगे की भी पढ़ाई क्या हो सकती है, जारी हो सकती है, ठीक है। फिर आपका एक उदाहरण और देख लीजिए क्या है। ये उदाहरण एक और देखिए कि रोहित ने 2 साल बीकॉम किया, ठीक है, उसके बाद डिप्लोमा प्राप्त हुआ उसे, फिर बाद में वापस आकर तीसरा और चौथा वर्ष पूरा किया, तो बैचलर डिग्रीज और ऑनर्स रिसर्च भी क्या करेगा, वो प्राप्त कर लेगा। 2 वर्ष का पढ़ाई वो कंप्लीट करने के बाद में यदि फिर से वह वापस आता है तो उसे क्या होगा, फिर से उसे बैचलर डिग्री और ऑनर्स का डिग्री उसे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या था डिफरेंस, एंट्री और एग्जिट का डिफरेंस था हमारा, ठीक है। फिर देखिए क्या है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है, जो हमारा एबीसी का बार बार चर्चा चल रहा है कि एबीसी क्या है। तो यह एबीसी जो हमारा है, यह क्या है, हमारा डिजिटल प्रणाली है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, छात्र द्वारा एकेडमिक क्रेडिट सुरक्षित रखे जाते हैं, ठीक है। जिसमें बैंक में हमारा क्या होता है, एक सिविल स्कोर को सुरक्षित रखा जाता है, उसी से आपका क्या किया जाता है, पता किया जाता है कि सिविल स्कोर यदि आपका अच्छा है तो आपको क्या करता है, बैंक लोन दे देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एजुकेशन लाइन में भी एक स्कोर बनाया गया है। वो कौन सा स्कोर बनाया गया है, तो एक एबीसी क्रेडिट स्कोर बनाया गया है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। यहाँ पे बैंक पैसा वाला नहीं है, यहाँ पे आपका क्रेडिट्स एकेडमिक बैंक है, ठीक है, कि आपका जो एकेडमिक बैंक का क्रेडिट्स होगा ये यहाँ पे ये डिसाइड करेगा, ठीक है। तो एबीसी एक क्या हमारा डिजिटल प्रणाली है जिसमें छात्र द्वारा अर्जित एकेडमिक क्रेडिट्स क्या किए जाते हैं, सुरक्षित रखे जाते हैं, और बाद में इन्हें क्या करते हैं, क्रेडिट्स का उपयोग आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए किया जा सकता है यदि लागू नियमों के अनुसार वो क्या हो, वैलिड हो, वैध हो। इसे आप छात्रों को डिजिटल क्रेडिट बैंक की तरह से भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एक स्टूडेंट के लिए डिजिटल क्रेडिट बैंक भी है, इसे आप समझ सकते हैं। डिजिटल क्रेडिट बैंक किसके लिए है, तो ये हमारे बच्चों के लिए है, छात्र के लिए है,
ठीक है, ये छात्र के लिए है, कुचू पुचू के लिए है, ठीक है। फिर इसका उद्देश्य क्या है एबीसी का? एबीसी जो हमारा क्रेडिट है, ठीक है, एकेडमिक क्रेडिट है, पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की संख्या कम करना, ठीक है। जो हमारा पढ़ाई छोड़ने वाला छात्र होगा, जो संख्या होगा इससे कम हो जाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, क्रेडिट उसी का अच्छा होगा जो पढ़ाई नहीं छोड़ेगा, यानी कि जो रेगुलरिटी मेंटेन करेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप नाम लिखा लिए हैं और कहीं और भी आप हैं, तो मतलब समझ रहे हैं ना, फिर आपका वहाँ पे क्रेडिट डैमेज हो जाएगा। बैंक क्रेडिट कैसे बनाता है? जब आप कहीं किसी भी बैंक से पैसा लेते हैं तो उसको टाइम टू टाइम हमको क्या करना होता है, उसको जमा करना पड़ता है, उसको देना पड़ता है। यदि हम किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं 2 रुपया, तो हमें टाइम टू टाइम उस बच्चा को, उस आदमी को क्या करना पड़ता है, पूरा ब्याज देना पड़ता है, या हमें उसे पूरा बैंक का पैसा सदाना पड़ता है। तो वो हमारा क्या होता है, क्रेडिट बना के रखता है, वो स्कोर हमारा बैलेंस करके रखता है। तो ठीक उसी प्रकार हमारा ये भी सिस्टम है, जो एकेडमिक एबीसी का जो आपका है, ठीक है, बैंक है, उसमें भी अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर आप जाएंगे काम से, ठीक है। इसीलिए दिमाग लगाया गया है कि बच्चा क्या करेगा ना, रेगुलरिटी मेंटेन भी रखेगा और पढ़ाई भी नहीं छोड़ेगा। तो वो क्या होगा, हमारा पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की संख्या को क्या हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि हमारा स्कोर खराब हो सकता है आपका स्कोर खराब हो तो आपके मार्क्स पे भी असर पड़ेंगे, आपका सर्टिफिकेट पे भी असर पड़ेगा, करेक्टर पे भी आपके सफ़र पड़ेगा, उसका क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। और आर्थिक या पारिवारिक कारणों से पढ़ाई बाधित होने पर भी क्या होगा, अवसर देना हो जाएगा। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो यही है, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम है हमारा। फिर क्या है, रोजगार और शिक्षा के बीच में बैलेंस बना के रखना, ठीक है। जो भी हमारा रोजगार होगा और शिक्षा होगा उसके बीच में हम बैलेंस बना के रखेंगे। जीवन भर सीखने का वो बढ़ावा देना, यानी कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग को क्या करेंगे, हम बढ़ावा देंगे। यानी कि आप बुढ़ा भी जाएंगे तो भी आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब आपको कॉलेज से नाम काट दिया गया है, आपकी एज खत्म हो गई है, तो ऐसा कोई भी अब रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा आने वाले समय में। छात्रों को अधिक लचीला शिक्षा तथा उपलब्ध कराना, ठीक है। ये हमारा एबीसी का मतलब था। इसका संभावित लाभ क्या है? तो इसका संभावित लाभ है कि पढ़ाई के बीच में छूटने पर भी हमें क्या होगा, मेहनत का लाभ मिलेगा। अगर हम बीच में भी पढ़ाई छोड़ देते हैं तो हमारा एबीसी क्रेडिट क्या करेगा, वो मेहनत का लाभ दे देगा, यानी मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट के सिस्टम। फिर क्या, हमारा नौकरी मिलने पर बाद में पढ़ाई हम क्या कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। फिर क्या है, हमारा आर्थिक कठिनाइयों में भी शिक्षा पूरी करने का अवसर। फिर क्या है, छात्रों को अपनी गति से पढ़ाई करने की सुविधा है, ठीक है। देखिए, फिर हमारा नेक्स्ट आता है कौशल आधारित शिक्षा। कौशल आधारित शिक्षा कैसे होता है, यानी स्किल बेस्ड एजुकेशन, ठीक है। जो हमारा कौशल है वो कैसे बाहर आएगा, आपको स्किल दिखाना पड़ता है। स्किल का मतलब हो गया, एक नाम बोले हम स्किल, तो स्किल का मतलब होता है कि आपके अंदर जो टैलेंट है, आपका जो इंटरनल सोचने का तरीका है, जो आपका इंटरनल टैलेंट है, बोल सकते हैं हुनर है। जैसे कि देखिए, ये सारे बच्चे हैं और ये क्या है, हमारे मैडम जी हैं, ठीक है। ये सारे क्या है, कुचू पुचू हैं, ठीक है, ये कुचू पुचू हैं, ठीक है। ये सारे कुचू पुचू क्या कर रहे हैं, ये देखिए, ये महानुभाव क्या कर रहे हैं, ये कुचू पुचू ये रखे हुए हैं, एक कार्ड टाइप के जो रखे हैं, बच्चा में हम लोग खेलते हैं, उन सभी पे क्या कर रहे हैं, ये कुछ सोच रहे हैं, ये कुछ दिमाग लगा रहे हैं कि हम क्या करें कि इसमें कुछ नया कर सके। क्योंकि देखिए, और यहाँ पे बच्ची लोग भी क्या कर रहा है, ये चलाने का कोशिश कर रहा है रिमोट से, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि कैसे हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने स्किल को हम कैसे इसमें ऐड करें, ताकि जो हमारा एजुकेशन क्या हो, इसमें हम यूज कर सके। और ये क्या है, ये इंजीनियरिंग के विभाग के लोग हैं हमारे, ठीक है। ये वर्कशॉप में क्या कर रहे हैं, कुछ कटिंग वगैरह कर रहे हैं, यहाँ पे मेटल कटिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। ये वर्कशॉप में है, ठीक है, ये वर्कशॉप में है, ये इंजीनियरिंग के वर्कशॉप में है, ठीक है। और ये लोग क्या है, स्कूल के लैब में है, ठीक है। ये लोग स्कूल के लैब में काम कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम के बारे में, कि स्कूल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम हमारा क्या है, ये क्या कहता है स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। तो ये जो हमारा है, ये ऐसा एक शिक्षा प्रणाली है जिसमें क्या होता है, केवल किताबों का ज्ञान नहीं होता है, इसमें किताबों का ज्ञान नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, हमारा व्यवहारिक कौशल होता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा प्रैक्टिकल स्किल होता है, यही सिखाया जाता है इसमें, ठीक है। ताकि बच्चा क्या करे, ताकि बच्चा जो पढ़ाई पूरी करने के बाद में क्या करे, नौकरी स्वरोजगार या उद्यमता के लिए क्या करे, बेहतर तैयार हो सके, ठीक है। यानी कि जो हमारा नौकरी हो, स्वरोजगार या उद्यमता के लिए क्या हो सके, बेहतर तैयार हो सके, ठीक है। स्वरोजगार का मतलब है कि आत्मनिर्भर बनना, खुद से रोजगार क्या करना, स्वरोजगार बनना, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में इस प्रकार की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है, ठीक है, कि बच्चा क्या हो, स्वरोजगार या उद्यमता के लिए बेहतर तैयार हो सके। उद्यमता का मतलब आप समझ रहे हैं ना। बिहार हमारे राज्य में एक उद्यमता का स्कीम है, ठीक है, उद्यम योजना इसी प्रकार से है, ठीक है। उसमें आपको क्या करती है सरकार, 10 लाख तक मैक्सिमम लोन अमाउंट देती है।
और उसमें बहुत प्रकार से बिजनेस है, यानी कि बहुत प्रकार का बिजनेस करने का मतलब है कि उसमें हो सकता है 50-100 टाइप का बिजनेस ऐसा होगा। उसमें से आप अगर कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कीजिए, उस प्रोसेस को पूरा कीजिए और सरकार आपसे पैसा देगी और आप उसका क्या करेंगे, बेनिफिट लेंगे। इसके लिए पूरा आपको बिहार का निवासी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप अदर कंट्री यूपी का हो, मुंबई का हो, दिल्ली का हो, ठीक है, झारखंड का हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको अदर स्टेट से आप आके यहाँ पे चाहेंगे हम इसका लाभ ले सके, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कौशल आधारित, ये स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा शिक्षा प्रणाली है जिसमें हम क्या करते हैं, केवल किताबों का ज्ञान ही नहीं पढ़ते हैं इसमें, बल्कि व्यवहारिक कौशल, प्रैक्टिकल स्किल भी सिखाए जाते हैं, ताकि छात्र क्या करें, पढ़ाई पूरी करने के बाद में नौकरी, स्वरोजगार या उद्यमता के लिए बेहतर तैयार हो सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी में इस प्रकार की शिक्षा पर क्या करता है, विशेष जोर देता है। ठीक है, देखिए पहले और अब में क्या अंतर है, पहले इसका मुख्य उद्देश्य समझ लेते हैं। ठीक है, कि जो छात्रों का रोजगार है एम्प्लॉयबल बनाना है। ठीक है, पढ़ाई के रोजगार योग बनाना है, किसको, छात्रों को। पढ़ाई के साथ साथ हमें क्या करना है, व्यवहारिक अनुभव उसे देना है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, स्थानीय उद्यमों और बाजार की ज़रूरतों के अनुसार कौशल विकसित करना है। ठीक है, यानी कि जो हमारा उद्योग और बाजार में ज़रूरत होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको विकसित करेंगे हम शुरू से ही। युवाओं को क्या करेंगे, हम आत्मनिर्भर बनाने में क्या करेंगे, सहायता करेंगे। इसीलिए हम क्या, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो बोलते हैं कि आप लोग आत्मनिर्भर बनिए। ठीक है, फिर हमें क्या कहता है कि उद्यमता को बढ़ावा देना है, कि जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है इसको क्या करेंगे, आप बढ़ावा दे देंगे। ठीक है, पहले क्या होता था हमारा, पहले रट कर परीक्षा दिया जाता था। ठीक है, पहले रट कर परीक्षा पास करना होता था, केवल थ्योरी पढ़ना होता था। पहले क्या होता था कि नौकरी के बाद हम लोग उस पढ़ाई से या उस काम से रिलेटेड हम लोग प्रशिक्षण करते थे। लेकिन अब क्या होगा कि हम लोग पहले ही सीख लेंगे स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में। ठीक है, इसमें आपका सीमित करियर होता था पहले। ठीक है, तो यही पहले बता रहा है कि रट कर परीक्षा पास करना, केवल थ्योरी पढ़ना, नौकरी के बाद प्रशिक्षण करना, सीमित करियर विकल्प था इसमें। लेकिन अब हमारा एनईपी 2020 का क्या है कि सीख कर काम करना। ठीक है, यानी कि हम स्कूल लाइफ में क्या करेंगे, प्रैक्टिकल सीख लेंगे हम। ठीक है, हम प्रैक्टिकल के ही बारे में जान रहे हैं। फिर हम क्या कर लेंगे, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लेंगे। स्कूल में थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, प्रैक्टिकल भी हम करेंगे। पहले क्या होता था कि पहले हम लोग थ्योरी पे ही केवल जोर देते थे, प्रैक्टिकल पे जोर नहीं देते थे। अभी क्या है, हमको लगता है कि भारत में जितने भी, भारत में बोल सकते हैं बिहार में खासकर ज़्यादा, जितने भी हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ठीक है, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो, वहाँ पे थ्योरी की बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, लेकिन प्रैक्टिकल की व्यवस्था नहीं होती है। क्योंकि उसके पास इक्विपमेंट होता है लेकिन कोई कराने वाला उतना अच्छा टीचर नहीं होता है, जिसके कारण से बच्चा पूरा अच्छा से प्रैक्टिकल नहीं कर पाता है। बहुत छोटा छोटा चीज़ों का प्रैक्टिकल कर पाता है लेकिन अच्छे से नहीं कर पाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि एक अच्छा इंजीनियर नहीं निकल पाता। केवल पैसा कमाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं थ्योरी से, ताकि हम क्या कर सके, एक जॉब लग सके हमारा और बस हमारा जीवन यापन हो सके। हम प्रैक्टिकल नहीं सीख पाते हैं, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं सीखेंगे हम कोई इनोवेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोई नया डेवलप हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, कहाँ पे लोग सीखता है, जहाँ आईआईटी हो वहाँ पे पर्सनली आपका पढ़ाई होता है, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होता है। लेकिन अब सरकार कोशिश कर रही है ताकि लागू करेगी, जब धीरे धीरे सारे स्टेट में लागू हो जाएंगे तब हो सकता है कि हमारे भी स्टेट का इंजीनियरिंग सिस्टम क्या हो, सुधर सके, प्रैक्टिकल का सिस्टम जो होगा वो सुधर जाएगा। फिर हमारा क्या है, स्कूल कॉलेज से ही कौशल देना। ठीक है, विभिन्न कौशलों का परिचय देना। ठीक है, ये सारा क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सिस्टम है। ठीक है, फिर देखेंगे हमारा कि किन किन कौशलों पर ध्यान दिया जा सकता है। तो एक हमारा है डिजिटल कौशल, दूसरा का क्या है तकनीकी कौशल, और तीसरा क्या है व्यवसायिक कौशल। इन सभी पे हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला है कंप्यूटर कौशल, कोडिंग हम कर सकते हैं, एआई से कर सकते हैं, डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग, इन सभी पे हम क्या कर सकते हैं, तकनीकी कौशल। ये सभी क्या है, एक स्किल है एक प्रकार से। ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है, तकनीकी टेक्निकल स्किल के अंतर्गत। ठीक है, ये प्लम्बिंग का काम है, ये बिल्डिंग का काम है, ये क्या है सीएनसी मशीन है, ये क्या है मैकेनिकल मेंटेनेंस है, ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर है। और ये व्यवसायिक कौशल में है एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटी और वेलनेस, ये हॉस्पिटलिटी, ये टूरिज्म। ये हमारा क्या है, ये सारा क्या है हमारा कौशल का टाइप है। ठीक है, ये निम्न प्रकार का कौशल है। फिर हमारा लाइफ स्किल है, फिर हमारा क्या है उद्यमता स्किल है। जो हमारा लाइफ स्किल है इसमें हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन के बारे में जानते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें लीडरशिप के बारे में हम लोग सीख सकते हैं, फिर टीम वर्क के बारे में सीख सकते हैं, फिर टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीख सकते हैं,
फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में सीख सकते हैं, फिर डिसीजन मेकिंग के बारे में सीख सकते हैं, फिर जो हमारा उद्यमता कौशल है ये क्या है हमारा बिजनेस प्लानिंग के बारे में, फिर क्या है हमारा फाइनेंशियल लिटरेसिटी के बराबर में है, ठीक है। यानी इस सब के बारे में क्या करेंगे हम जानकारी लेंगे उद्यमता कौशल में, स्टार्टअप मैनेजमेंट के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, कस्टमर सर्विस के बारे में, ये सब उद्यमता कौशल के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग कौन सा कौशल सीखना चाहते हैं, ठीक है, कौन सा स्किल आप चाहते हैं सीखना। इन सभी में 5 प्रकार का हमने बताया आपको स्किल, ठीक है। आप लाइफ स्किल चाहते हैं या उद्यमता स्किल चाहते हैं या डिजिटल स्किल चाहते हैं, कौन सा आप स्किल चाहते हैं आप बताएंगे हमें, डिजिटल स्किल या तकनीकी स्किल या व्यवसायिक चाहते हैं। फिर हमारा जो है कक्षा 6 से कौशल शिक्षा, ठीक है। यानी कि जो हमारा कक्षा 6 से ही हमारा क्या हो जा रहा है स्किल का ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। जो NEP 2020 है इसके अकॉर्डिंग छात्रों को कक्षा 6 से ही कौशल आधारित शिक्षा और स्थानीय स्तर पर व्यवसायिक गतिविधियों का परिचय देने की बात कही गई है। कई राज्य और संस्थानों में यह चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि जो कई राज्य हैं और संस्थान हैं यहाँ पे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में एक कानून आया और सारे जगह पे लागू हो गया। हो सकता है जहाँ पे संख्या कम हो तो वहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है। एक जगह हम पहले इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर वहाँ पे देखते हैं कि सक्सेस हो रहा है कि नहीं, वहाँ पे अगर यह रूल काम कर जाता है अच्छे से तो फिर हम क्या करते हैं उसको आगे बढ़ाते हैं, फिर अदर स्टेट में भी हम लागू करते हैं, ठीक है। फिर हमारा जो संभावित गतिविधियाँ है क्या है कि स्थानीय उद्योगों का भ्रमण करना, हस्तशिल्प, फिर कृषि, फिर बढ़ईगिरी, फिर इलेक्ट्रिकल कार्य का परिचय, फिर कंप्यूटर आधारित कौशल, ठीक है। तो ये सभी क्या है कक्षा 6 से ही आपको मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर हमारे कंट्री को क्या लाभ होगा इससे, भारत को क्या लाभ होगा, तो कुशल कार्य करबर यानी कि स्किल वर्कफोर्स क्या मिलेगा, कर्मचारी मिलेगा, बेरोजगारी कम करने में क्या होगा हमें मदद मिलेगा, फिर क्या होगा उद्योगों को प्रशिक्षित कर्मचारी मिलेगा, फिर नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा उससे आर्थिक विकास हो जाएगा। मान लीजिए कि एक उदाहरण से हम समझते हैं कि एक राहुल कक्षा 8 का छात्र है, पहले विज्ञान की किताब पढ़ता था वह, ठीक है। पहले वो केवल विज्ञान की ही किताब पढ़ता था, लेकिन विज्ञान पढ़ेगा अब क्या हो जाएगा कि वह विज्ञान भी पढ़ेगा, कंप्यूटर पर कोडिंग भी सीखेगा, ठीक है, क्योंकि अब उसको स्किल पे फोकस करना है, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था कि साइंस की वो किताब पढ़ता था, अब विज्ञान भी पढ़ेगा, कंप्यूटर पर उससे रिलेटेड कोडिंग भी सीखेगा, स्थानीय वर्कशॉप में जो मशीन का होगा उस पर क्या करेगा उसको इंट्रोडक्शन मिलेगा, जो आप पढ़ते हैं कि उसका प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे यूज करते हैं। फिर हमें क्या करना है कम्युनिकेशन स्किल भी वो सीखेगा, कैसे किसी से बात करना है, कहीं पे कैसे हमें ट्रीट करना है, ठीक है। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा कम्युनिकेशन स्किल में सीखना पड़ेगा, आपको लीडरशिप कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, ठीक है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे है, ये सभी हम क्या सीखने को मिलता है कम्युनिकेशन स्किल में सीखने को मिलेगा। फिर एक छोटा प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, यानी पढ़ाई के साथ साथ काम करने की भी क्षमता भी विकसित हो जाएगी आपका, ठीक है। तो ये सारे हमें क्या मिलेगा लाभ आपको मिल जाएगा, स्किल के इतने सारे लाभ हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम कि मातृभाषा जो हमारा है, ठीक है, जो हमारा मदर टंग होगा, ठीक है, जो मदर टंग बेस्ड एजुकेशन है उससे हमें क्या लाभ मिलेगा। जैसे कि मातृभाषा वह भाषा है जिससे बच्चा क्या होता है बचपन से घर या अपने आसपास सबसे पहले सीखता है, ठीक है। जैसे कि बच्चा सबसे पहले क्या करता है अपने माँ की भाषा से ज़्यादा सीखता है, ठीक है, क्योंकि दिन रात रहना माता पिता के साथ ही होता है बच्चा का, तो वो उनकी भाषा को जल्दी समझ जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बच्चा में क्या करते थे कि अगर बच्चा में कोई माता अपने बच्चों को बुलाना है तो प्यार से बुलाती है तो वो आ जाता है, ठीक है, ऐसे नहीं बोलता है कोई इंग्लिश में कि कम हेयर या हेने इधर आओ, ठीक है, कोई भोजपुरी भी इस्तेमाल कर देता है कि हेने आओ, ठीक बा। तो ये सब क्या होता है ये सब मदर टंग हो गया, ठीक है। लेकिन अदर राज्य में संभावित मातृभाषा क्या है, हमारे बिहार राज्य में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी, भोजपुरी, मैथिली और मगही बोली जाती है, ठीक है, हिंदी, भोजपुरी और मैथिली और मगही बोली जाती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या है कि बंगाली बोला जा रहा है, तमिलनाडु में क्या है कि तमिल बोला जा रहा है, कर्नाटक में क्या है कि कन्नड़ बोला जा रहा है, गुजरात में क्या है गुजराती भाषा बोला जा रहा है, पंजाब में क्या है पंजाबी भाषा बोला जा रहा है, हरियाणा में क्या है हरियाणवी भाषा बोला जा रहा है, मुंबई में क्या है मराठा भाषा वहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे भाषा हैं हमारे बोलने के, यहाँ के बच्चे क्या होंगे इन भाषा में जल्दी बच्चा टेकअप करता है। आप लोग ऐसे बोलते हैं ना कभी कि यदि आपका कोई बात कोई दोस्त नहीं मान रहा है या आपके घर में कोई बात नहीं मान रहा है तो आप क्या बोलते हैं लागई था कि हमरे भाषा में समझावे के पड़ी, ऐसा लोग बोलते हैं ना। अगर कोई इंग्लिश में समझ रहा है तो उसको इंग्लिश में हम लोग समझाते हैं, अगर कोई हिंदी में बोल रहा है तो हम लोग हिंदी में समझाते हैं, अगर कोई भोजपुरी में समझता है तो हम लोग बोलते हैं कि
अपने ही भाषा में क्या करना होगा, उसको समझाना होगा। तो ये सभी अपने भाषा में आप क्या करेंगे, अब हम लोग एजुकेशन को तैयार करेंगे, ठीक है। भोजपुरी में है तो भोजपुरी में ही हम लोग डेवलप करेंगे भाषा को, ताकि बच्चा क्या हो, सीख सके। जब अपना भाषा आसानी से बच्चा सीख जाता है तो क्या करता है, वो इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर लेता है, इंग्लिश आसानी से सीख लेगा। पहले तो एक भाषा सीख ले अपने आसानी से। मातृभाषा में शिक्षा क्यों जरूरी है, हमें इससे हमें तेज सीखने को मिलेगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, आपकी आत्मविश्वास बढ़ता है, ड्रॉप आउट कम करने में क्या होगा, मदद मिलेगा। ड्रॉप आउट कम करने में मदद मिलेगा। बच्चा सब क्या होता है, ड्रॉप आउट नहीं होगा। जैसे भाषा के कारण कितने बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, किसी को इंग्लिश नहीं समझ में आता है, किसी को हिंदी नहीं समझ में आता है, ठीक है। और संभावित इसके लाभ क्या है, तो विषय पर जल्दी समझ, याद रखने की क्षमता बेहतर होना, आत्मविश्वास बढ़ेगा इससे हमारा, कक्षा में अधिक सहभागिता होगा इससे आपका, रचनात्मक विकसित होना और सीखने का तनाव कम होना। जो हमारा लर्निंग प्रोसेस होगा वो क्या होगा, स्ट्रेस फ्री हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम एक समझते हैं कि मान लीजिए बिहार का एक बच्चा पहली कक्षा में है, ठीक है। यदि शिक्षक क्या करता है, गणित उसे भोजपुरी या हिंदी भाषा में समझाता है। राम के पास 5 आम है, उसने 2 आम खा लिए, अब कितने बचे, तो बच्चा आसानी से समझ सकता है। इसके बाद वही बच्चा धीरे धीरे क्या करेगा, अंग्रेजी शब्द भी सीख जाएगा। फिर हम लोग जानेंगे क्या, डिजिटल शिक्षा में सुधार के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि डिजिटल सुधार के बारे में। फिलहाल अभी हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अब जब भी अब नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे आपका ऐसे, तो हम क्या करेंगे, ये अभी सेकेंड पार्ट अभी नहीं लाए, ये अभी हम केवल फर्स्ट अभी जाने हैं। ऐसा हम 10 फायदे बताएंगे हम। भारत के एजुकेशन मिनिस्ट्री जो धर्मेंद्र प्रधान थे, इन्होंने कौन कौन से ऐसे बड़े डिसीजन लिए हैं, तो ये अभी डिजिटल एजुकेशन में सुधार के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। और आप फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट में हमारे, कैसा लगा आपको यह सेशन। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, दीक्षा पोर्टल पढ़ेंगे इसमें डिजिटल शिक्षा के सुधार में। फिर हम लोग जानेंगे स्वयं ऑनलाइन कोर्स के बारे में, फिर पीएम ई विद्या के बारे में, वर्चुअल लैब्स के बारे में, और डिजिटल यूनिवर्सिटी की जो पहल है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।